हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरियंस के अंतर्गत हेलो एल्केन के रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स। इससे पहले स्टूडेंट्स हम लोग हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने बताया ये था कि जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन RX में जो बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है वो देखिए किस प्रकार से होती है। जैसे यहाँ पर ये एक हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा ये ध्रुवीय या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने का ये जो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और हाइड्रोजन हमारा बहुत ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होने के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो कोवैलेंट बॉन्ड के या शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं शिफ्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम की ओर। इस प्रकार से इनकी शिफ्टिंग जो होती है वो हाइड्रोजन एटम की ओर हो जाती है। अब जब हाइड्रोजन एटम की ओर कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्सली निगेटिव चार्ज आएगा। मीन्स आंशिक रूप से कार्बन धनावेशित हो जाएगा और हाइड्रोजन आंशिक रूप से ऋणावेशित हो जाएगा। तो पार्सली पॉजिटिव कार्बन होने के कारण ये जो है प्रबल धनात्मक हो जाता है और ये प्रबल विद्युतात्मक होता है। इसलिए ये आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है और अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो कह सकते हैं हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील यौगिक हैं, क्रियाशील यौगिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड है वो ध्रुवीय साथ संयोजक बंध होता है। क्योंकि ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं? ध्रुवीय साथ संयोजक बॉन्ड बनाते हैं। तो कह सकते हैं कि हेलो एल्केन्स इज वेरी हाईली रिएक्टिव compounds because halo alkanes bond carbon and hydrogen bond is polar, so it is very reactive। ठीक है। अब हेलो एल्केन्स की जो क्रियाशीलता होती है वो किस प्रकार से डिपेंड करेगी? देखिए हेलो एल्केन्स में जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जो फ्लोरीन होगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा CH3F, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस बॉन्ड को कार्बन और हाइड्रोजन के भी जो बॉन्ड बनेगा उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन हम जैसे जैसे CH3F से CH3Cl, CH3Br और CH3I की ओर जाते हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड लेंथ जो होती है इंक्रीज होती है, जिससे इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा मेथिल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और लेस स्टेबल होता है। अब मेथिल फ्लोराइड जो होता है लेस रिएक्टिव और मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल मोर रिएक्टिव। तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इनका जो है ऑर्डर किस प्रकार से चेंज होता है रिएक्टिविटी का। अगर हम हाइड्रोजन एटम ना चेंज करें, मतलब एक ही हाइड्रोजन एटम हो लेकिन उसमें एल्किल ग्रुप बढ़ाते जाएं, जैसे यहाँ पर मान लिया एक एल्किल ग्रुप है हाइड्रोजन में, अगली बार क्या करें हम 2 एल्किल ग्रुप जोड़ दें, 2 एल्किल ग्रुप हो जाएं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर किस प्रकार से चेंज होगा? तो देखिए हमने अभी बताया कि इनके बीच जो बॉन्ड है वो बहुत ही पोलर होता है। ठीक है, ये यहाँ पर पोलर बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि बॉन्ड जो है पोलर बॉन्ड है, अब यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को रिपल करने पर क्या होंगे, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देंगे तो जिससे क्या होगा, ये ईजिली जो होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। क्या होंगे, ईजिली हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, जिससे हम कह सकते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे कि यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और यहाँ पर 1 डिग्री में सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये लेस रिएक्टिव होंगी। 2 डिग्री उससे ज़्यादा रिएक्टिव होंगी क्योंकि यहाँ पर दो तरफ से रिपल्सन लगेगा एल्किल ग्रुप का, यहाँ पर तीनों तरफ से एल्किल ग्रुप रिपल्सन लगेगा जिससे ये मोर रिएक्टिव हो जाएंगे। तो ये तो हो गया रिएक्टिविटी आर्डर। अब जो हमारे पास जो हैलो एल्केन्स हैं, हैलो एल्केन्स हमने बताया बहुत ही अत्यधिक क्रियाशील स्पीशीज है। तो क्रियाशील स्पीशीज होने के कारण ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं, तो देखा गया है कि 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। एक तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। दूसरा ये जो है निराकरण या विलोपन अभिक्रिया देते हैं। निराकरण अभिक्रिया जिसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तीसरा धातुओं के साथ रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया रिएक्शन विद मेटल कह सकते हैं, रिएक्शन विद मेटल। तो 3 प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। तो हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे हैलो एल्कीन की अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर जो हमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है वो ये है कि हैलो एल्केन यौगिक अत्यधिक क्रियाशील होते हैं क्यों। तो हैलो एल्केन के यौगिक अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण हमने बताया कि इनके जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील स्पीशीज बनाते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों देते हैं और फिर इनके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुण, जिसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए अभी हमने बताया कि जो हैलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है ये हमारा किस प्रकार से ध्रुवीय सहसंयोजक बॉन्ड है, जिससे कार्बन पार्शली पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन एटम कैसा होता है, पार्शली नेगेटिव होता है। अब चूंकि ये जो बॉन्ड है पार्शली पॉजिटिव है तो कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण ये क्या होगा, ये ऐसे एटम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, मतलब ऐसी स्पीशीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में हों। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज कौन सी होती हैं, जो नाभिक स्नेही रिजेंट होते हैं। नाभिक स्नेही रिजेंट जो होते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। कैसी स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। पढ़ाया गया होगा 11 में कि वे आयन अणु या वे आयन या अणु जिनके पास एक या एक से अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर पाए जाते हैं, ऐसे आयन या अणु जो होते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नाभिक स्नेही अभिकर्मक मीन्स न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो ऐसे एटम पर अटैक करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी तो है जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऐसा न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए जो कार्बन से ज़्यादा प्रबल हो, हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रबल हो। तो हाइड्रोजन से प्रबल जब न्यूक्लियोफाइल एल्किल हाइलाइड के कार्बन पर अटैक कर देता है, जो कि कार्बन कैसा है, पार्शली पॉजिटिव है, तो इस पर अटैक कर देता है, तो ईजिली जो होगा हाइड्रोजन एटम जो होगा रिप्लेस हो जाएगा। हाइड्रोजन एटम क्या होगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा और उसकी जगह पर आके न्यूक्लियोफाइल आके ये जुड़ जाएगा। ये आके न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ जाएगा आके। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जैसे हमारे पास OH- एक इलेक्ट्रॉन
स्पीसीज है OR माइनस RCOO माइनस CN माइनस NC माइनस या NO2 माइनस, ठीक है, ये एम्फिडेंट होते हैं, N माइनस या NC माइनस, NO2 माइनस। ये कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, NH2 या NH3, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हैं। और इनकी जो प्रबलता जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन से ज़्यादा प्रबलता होने के कारण ये क्या करते हैं, जब इनमें से कोई भी एटम कोई भी न्यूक्लियोफाइल रीजेंट इस एल्किल हाइलाइड पर अधिक अटैक करेगा तो एल्किल हाइलाइड का कार्बन जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से के अटैक करने पर उससे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, इसलिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आएगा क्या कारण है कि हाइलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे कि हाइलो एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कार्बन हाइड्रोजन के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, जिसमें कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश होता है, और जब इस पर हाइड्रोजन से अधिक प्रबल नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो सरलता से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, विस्थापित कर देता है, इसलिए यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। अब इनके हम एग्जाम्पल समझेंगे, तो देखते हैं एग्जाम्पल में। सबसे पहले ये हमारे पास एक एल्केलाइड है, इस पर अगर हम NaOH का अटैक करा दें तो NaOH में क्या हो गया, हमारे पास स्पीसीज क्या हो गई, OH हो गई, ठीक है। तो NaOH का जैसे ही अटैक होगा, एक्वस NaOH का अटैक होता है, तो जैसे एक्वस NaOH का अटैक होगा तो NaX बन के अलग हो जाएगा, ये NaX, ठीक है। और R के साथ, क्योंकि R हमारा क्या है, एल्किल ग्रुप है जो पार्शली पॉजिटिव है, OH कैसा है, ये नेगेटिव है, ये हमारा पार्शली पॉजिटिव है, तो R के साथ में OH आके जुड़ जाएगा, ROH, ये एक एल्कोहल होगा, क्या होगा, एल्कोहल। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखना है कि जो NaOH होगा वो एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, ये अगर एल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा तो रिएक्शन चेंज हो जाएगी, जिसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे, R की जगह पर ले लेते हैं CH3 CH2 और X की जगह पर ले लेते हैं Cl प्लस NaOH। NaOH हमारे पास NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है, NaOH या KOH ले सकते हैं, यहाँ हम KOH भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो है एक्वस सॉल्यूशन होगा तो KCl निकल जाएगा, NaCl या KCl निकल जाएगा। अब ये बनेगा CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH एथेनॉल, ये एथेनॉल बन गया। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा यहाँ पर, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, सेकंड एल्किल हाइलाइड है। एल्किल हाइलाइड पर यदि सोडियम एल्कोऑक्साइड, ये भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, RO माइनस सोडियम एल्कोऑक्साइड NOR डैश ले लेते हैं, का अटैक होगा तो यहाँ भी NaX बन के अलग हो जाएगा, और ये जो निगेटिव स्पीसीज है RO माइनस, ये पार्शली पॉजिटिव एल्किल समूह पर अटैक कर देगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा ROR डैश, ठीक है, ये कहलाता है एस्टर, क्या बना देगा, एस्टर बना देगा, NaX ये अलग हो जाएगा, NaX बन जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे हम, R की जगह पर ले लेते हैं CH3, X की जगह पर Br ले लेते हैं, प्लस NaOX की जगह NaOR डैश की जगह पर NaOC2H5 ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पर रिएक्शन होगी, तो ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है C2H5O माइनस, तो ये NaBr तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अलग हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा CH3O C2H5, CH3O C2H5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन हो जाएगा, जो कि ईथर है, और ये जो रिएक्शन है ये विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया कहलाती है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, विलियमसन सिंथेसिस कर लीजिए।
विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से नहीं आती, इसका अलग से शॉर्ट नोट बना है जहाँ पर हम विस्तार से इसको हमने समझाया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो गया। तीसरा देखते हैं, यहाँ पर अगर हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराएं तो हमने बताया अमोनिया भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि यहाँ भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के साथ चला जाएगा HX के फॉर्म में। अब यहाँ पर जुड़ जाएगा RNH2, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो ये आसानी से एल्किल ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, RNH2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 डिग्री एमीन, इसे बोलेंगे 1 डिग्री एमाइन बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं अगर, तो R की जगह हम CH3 ले लें, CH3 Br प्लस NH3। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये CH3 और यहाँ से एक H Br के साथ चला जाएगा, तो HBr हो जाएगा, और ये CH3 NH2 मेथेनामीन, ये हो जाएगा मेथेनामीन बन जाएगा। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेथेनामीन के पास भी लोन पेयर है, इसलिए दोबारा एल्किल हैलाइड पर अटैक कर देगा। CH3NH2 जो होगा वो दूसरे एल्किल हैलाइड पर अटैक कर देगा। मान लिया CH3Br है और ये CH3NH2 है, तो NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो फिर यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा, Br के साथ चला जाएगा HBr के फॉर्म में। अब जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो उसके साथ हमारे पास ये मेथिल ग्रुप जो है, जो पार्शियली पॉजिटिव है, ये फिर से आके जुड़ जाएगा, तो 2 मेथिल हो जाएंगे, एक तो CH3, ये NH और ये CH3, तो N मेथिल मेथेनामीन बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से फिर से अटैक होगा CH3Br का तीसरी बार, क्योंकि अब भी इसके पास लोन पेयर होंगे नाइट्रोजन के पास। अब ये CH3H, तो फिर से चूंकि H जो होगा Br के साथ चला जाएगा HBr के फॉर्म में। अब यहाँ पर आके क्या होंगे, दो मेथिल पहले से, एक मेथिल आके और जुड़ जाएगा इस लोन पेयर से, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से CH3, ये लोन पेयर होगा, ये CH3, ये CH3, NN डाईमेथिल और मेथेनामीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब भी ये रिएक्शन नहीं रुकेगी और लास्ट स्टेप में पुनः रिएक्शन होगी CH3Br की, CH3 का होल थ्राइस लिख सकते हैं N। ठीक है, फिर से इस पर जब अटैक होगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन तो है ना, रिप्लेस होगा नहीं, इसलिए एक अमोनियम साल्ट बनेगा। जैसे अमोनियम क्लोराइड होता है वैसे यहाँ भी एक साल्ट बन जाएगा। ये हमारे पास CH3, एक ये CH3, एक ये CH3, चौथा CH3 ये जुड़ जाएगा और ये प्लस होगा और ये Br माइनस हो जाएगा। ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड ये बन जाएगा टेट्रा मेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये जो है पहले तो बनता है 1 डिग्री, ये 1 डिग्री बना एमीन, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, ये 3 डिग्री एमीन हो गया, और ये जो है क्या बनेगा, टेट्रा अमोनियम सॉल्ट बनेगा, टेट्रा अमोनियम साल्ट बन जाएगा। तो इसको स्टूडेंट नोट कर लें। फिर आगे जो न्यूक्लियोफाइल हैं हमारे पास RO माइनस, CN माइनस और NO2, ये हम इनकी रिएक्शन देखते हैं हेलो एल्केन के साथ में, इसको नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन देखेंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ में। तो पोटेशियम साइनाइड में जो पोटेशियम और साइनाइड के बीच जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है।
ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। तो आयनिक बॉन्ड होने के कारण ये पोटेशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा के एक्स के फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि HCN जो होगा वो स्ट्रांग है हाइड्रोजन के कंपेयरिंग में, इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद यहाँ पर RCN बन जाएगा एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, जिसे हम बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी रिएक्शन R के जगह पर कर दें, यहाँ पर C2H5Cl और ये KCN ले लें एग्जाम्पल में, तो ये बन जाएगा C2H5Cn और ये KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये बन गया हमारे पास एथिल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, IPC नाम में प्रोपेन नाइट्राइल इसको कहते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितने नंबर रिएक्शन हो गए हमारी, 6 नंबर लगभग होना चाहिए, देख लेना। इसके बाद इसी प्रकार की एक रिएक्शन और होगी, अब इनमें हम लोग डिफरेंस अभी समझेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अगर हम AgCN से कराएं, यहाँ पर जो रिएक्शन जो हो रही है अल्कोहलिक सॉल्यूशन में होती है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन में दोनों ही अल्कोहलिक सॉल्यूशन रिएक्शन होती हैं, तो यहाँ पर AgX निकल जाएगा, ये AgX। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें समझना है ये है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा AgNC बनेगा आके, ये एल्किल आइसोनाइट्राइल बनेगा, एल्किल आइसोसाइनाइड, सॉरी एल्किल आइसोसाइनाइड। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लें CH3Br प्लस AgCN, एल्कोहलिक सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर ये AgBr तो निकलेगा, AgBr निकलेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा कि वो AgCH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड हमारा प्रोडक्ट होगा। अब हम स्टूडेंट समझेंगे यहाँ पर कि एल्किल हैलाइड की जब KCN से रिएक्शन हो रही तो साइनाइड प्रोडक्ट बन रहा है, AgCN साथ रिएक्शन हो रही तो यहाँ पर आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसका रीजन समझेंगे, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है, कारण। तो देखिए जो KCN है हमारे पास, जो KCN है ना, KCN में जो बॉन्डिंग है ये आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो आयनिक है। आयनिक बॉन्ड होने पर क्या होगा, जो CN होगा, तो देखिए किस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से CN होगा, ये रेजोनेंस होगा यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर दोनों साइनाइड में कार्बन, इस कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, दोनों के पास लोन पेयर है, तो दोनों बॉन्डिंग कर सकते हैं। मतलब एल्किल हैलाइड का जो कार्बन होगा, जो कार्बन है CH3, ये दोनों के साथ बॉन्डिंग कर सकता है, दोनों के साथ इस प्रकार से। यहाँ पर C111N भी जुड़ जाएगा और यहाँ पर C111N भी आके इस प्रकार से जुड़ सकता है, सॉरी ये N इस प्रकार से आके जुड़ सकता है आके। लेकिन अब हमें देखा यह गया कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन की भी जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की अपेक्षा ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब ये क्या है, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल क्या है, लेस स्टेबल है, कम स्थायी। ठीक है, कैसा है, कम स्थायी है। तो चूंकि कम स्थायी है इसलिए इसके बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
कम होगी, बनेगा ये भी लेकिन कम बनेगा, और ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, इसलिए ये मेथिल साइनाइड देता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि क्या कारण है कि हैलो एल्केन की पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल बनता है। तो उसका आंसर ये लिखेंगे कि पोटेशियम साइनाइड के में पोटेशियम और साइनाइड के बीच बंध कैसा है, आयनिक बंध होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड होने के बाद यहाँ पर रेजोनेंस के कारण कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड, मतलब एल्किल हैलाइड के कार्बन और साइनाइड के कार्बन के बीच बनने वाला बॉन्ड अधिक स्थायी होता है कार्बन नाइट्रोजन की तुलना में, कार्बन नाइट्रोजन की तुलना में, इसलिए मुख्य उत्पाद जो होगा एल्किल साइनाइड बनेगा। तो स्टूडेंट्स का आंसर याद रखें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद एल्किल साइनाइड बनता है, उसका कारण क्या होगा। तो पोटेशियम साइनाइड में पोटेशियम साइनाइड का बंध आयनिक होता है, जिससे यहाँ पर रेजोनेंस के कारण कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर लोन पेयर पाए जाते हैं, जिससे कार्बन साइनाइड का कार्बन और एल्किल हैलाइड के कार्बन के बीच बनने वाला बंध अधिक स्थायी होगा साइनाइड के नाइट्रोजन और एल्किल हैलाइड के कार्बन की तुलना में। तो अधिक स्थायी होने के कारण मुख्य प्रोडक्ट जो होगा एल्किल साइनाइड देता है। जबकि आगे क्वेश्चन आता है, जबकि सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा मुख्य उत्पाद आइसोनाइट्राइल बनता है। तो उसका आंसर ये होता है कि यहाँ पर जो AgCN है, जैसे एल्किल हैलाइड है, ये पार्शली निगेटिव है, ये पार्शली पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये क्या है, एल्किल साइनाइड है। तो एल्किल साइनाइड जो सिल्वर साइनाइड जो होता है, इसमें ये जो बॉन्डिंग होती है इस प्रकार से, ये जो बॉन्डिंग होती है, ये यहाँ पर किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होती है ये कोवैलेंट बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। कैसा बंध होता है, सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध होने के कारण यहाँ पर जो हमारा एल्किल हैलाइड का एल्किल समूह जो होता है वो इसीलिए नाइट्रोजन के साथ बंध बना लेता है, क्योंकि जो एल्किल हैलाइड का जो कार्बन होगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ अधिक स्थायी बंध बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सहसंयोजक बंध है। यहाँ पर बंध कैसा है, सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक मतलब समझ रहे होगे, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध होता है सिल्वर परमाणु और नाइट्रोजन परमाणु, इनके बीच सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध होने के कारण यहाँ पर एल्किल हैलाइड का कार्बन या एल्किल समूह नाइट्रोजन के साथ अधिक स्थायी बंध बनाता है, नाइट्रोजन के साथ अधिक स्थायी बंध बनाता है, इसलिए नाइट्रोजन के साथ अधिक स्थायी बंध बनाता है। इसलिए ये जो मुख्यतः किस प्रकार की क्रिया देगा, ये मुख्यतः जो है आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है, आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है। इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसी के अंतर्गत हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि हमारे पास एल्किल हैलाइड है और इसकी पोटेशियम नाइट्राइड के ONO2 से रिएक्शन कराएं, ONO, तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होने के कारण इसको KNO2 ही लिख लेते हैं सीधे पहले यहाँ पर। तो आयनिक बॉन्ड होने के कारण KX निकल जाएगा और ये बन जाएगा RONO, एल्किल नाइट्राइड बनता है, प्लस KX लिखेंगे, प्लस KX। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं C2H5Br प्लस KONO2 लिख लो। KNO2 एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ पर KBr निकल जाएगा, प्रोडक्ट हमारा जो बनेगा ये बन जाएगा C2H5ONO प्लस KBr। इसी प्रकार की सेम रिएक्शन अगर हम एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइड NO2 से कराते हैं, AgNO2 से, तो जो प्रोडक्ट बनता है AgNO2 के साथ जो रिएक्शन होगी तो AgX तो निकल जाएगा,
ये AgX निकल जाएगा और AgX निकलने के बाद प्रोडक्ट बनेगा RNO2, नाइट्रो एल्केन इसे पढ़ेंगे, नाइट्रो एल्केन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, R की जगह पर C2H5Cl ले लें प्लस AgNO2 ले लें, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5NO2 प्लस AgCl। अब हम यहाँ पर इसका कारण समझेंगे, रीजन क्या है। ये क्वेश्चन बन के आता है कि पोटेशियम नाइट्राइड जो होता है वो एल्किल नाइट्राइड दे रहा है, जबकि सिल्वर नाइट्राइड जो होता है वो नाइट्रो एल्केन क्यों दे रहा है। ये नाइट्रो एथेन इसका नाम होगा। तो इसका रीजन भी बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से है जैसे अभी हमने तुम्हें एल्किल साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के बताया। तो यहाँ पर जो पोटेशियम नाइट्राइट है KNO2 के भी जो बॉन्डिंग है, KNO2 के भी जो बॉन्डिंग है, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होती है ये आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन क्योंकि इनके बीच आयनिक बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, पोटेशियम प्लस एंड ONO के बीच आयोनिक बॉन्ड होने के कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर, ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर के कारण एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप जो होगा, एल्किल समूह के साथ ऑक्सीजन अधिक स्थायी बंध बनाता है, ऑक्सीजन मोर स्टेबल, अधिक स्थायी बंध बनाता है। इसलिए प्रोडक्ट जो होगा RONO प्राप्त होगा। तो समझ में आ गया होगा कि पोटेशियम जो नाइट्राइट है, पोटेशियम नाइट्राइट में के बीच जो बंध जो है वो आयनिक है। आयनिक बॉन्ड होने के कारण जो ऑक्सीजन जो होता है, ONO का जो ऑक्सीजन होगा वो एल्किल हैलाइड के एल्किल समूह के साथ जो होगा वो अधिक स्थायी बंध बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर ये माइनस है और ये हमारे पास प्लस था पार्सली। अब यहाँ पर ये अटैक करेगा इस प्रकार से, माइनस N डबल बॉन्ड हो, ये अटैक करेगा। तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब इस पर अटैक करेगा तो ईजिली जो होगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग कर लेगा। इस प्रकार से बहुत ही स्ट्रांग क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा हाइड्रोजन के साथ में। जब स्ट्रांग बॉन्डिंग करेगा तो ये बंध बहुत अधिक स्थायी होगा और अधिक स्थायी होने के कारण ये ONO प्रोडक्ट देगा। जबकि जो हमारे पास जो RNO2 होगा, AgNO2 होगा, AgNO2 में जो बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग होगी ये सहसंयोजक बंध होगा। कैसा बंध होगा, सहसंयोजक बंध होगा। और सहसंयोजक बंध में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होंगे। नाइट्रोजन पर क्या होंगे, लोन पेयर होने के कारण नाइट्रोजन एटम की टेंडेंसी कार्बन के साथ ज़्यादा स्थायी बंध बनाने की होगी, कार्बन के साथ या एल्किल समूह के साथ ज़्यादा स्थायी बंध बनाने की टेंडेंसी होगी। इसलिए यहाँ पर ये नाइट्रो एल्केन देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा क्या करना है कि KNO2 जो है ONO प्रोडक्ट देता है, जबकि AgNO2 NO2 प्रोडक्ट देता है। तो KNO में हमने बताया कि आयनिक बॉन्ड है, इसलिए कार्बन ऑक्सीजन के बीच अधिक स्थायी बंध बनेगा, जबकि AgNO2 में जो है सहसंयोजक बंध है, इसलिए नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर की टेंडेंसी एल्किल समूह के साथ स्थायी बंध बनाने की होगी, क्योंकि यहाँ पर उपसहसंयोजक बंध बनेगा आके, ठीक है, सहसंयोजक बंध बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड में जो नाइट्रोजन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी एल्किल समूह के साथ बॉन्ड स्थायी बंध बनाने की, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट RNO2
प्राप्त हो जाएगा। तो इसको नोट कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स अभी हम लोग हेलो एल्केन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहे थे। उसका सेकंड स्टेप देखेंगे, निराकरण अभिक्रियाएं, इलिमिनेशन रिएक्शंस। तो देखिए इलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करके आए हैं। डिहाइड्रो हैलोजनेशन एक रिएक्शन पढ़ाई थी हमने शॉर्ट नोट में, डिहाइड्रो हैलोजनेशन। तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन एक निराकरण अभिक्रिया होती है। तो निराकरण अभिक्रिया में क्या होगा कि यदि हमारे पास एल्किल हैलाइड इस प्रकार का है जिसमें एल्किल हैलाइड के पास बीटा कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम है, इस प्रकार से अल्फा, ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा। ठीक है, अब हम इसको अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NOH सॉल्यूशन में हीट करा दें तो देखा गया है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। अब दोनों कार्बन से जब एक एक एटम का रिप्लेसमेंट होगा तो यहाँ पर जैसे से एटम डिक्रीज होंगे बॉन्ड इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, ये यहाँ पर H होगा CH2 और ये बन जाएगा HX। HX की KOH से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, HX KOH से रिएक्शन होती है तो ये एसिड बनेगा, ये बेस है, इनकी रिएक्शन होगी तो KX हो जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये एक एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता है। यहाँ पर होगा क्या है कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है, इसको इसीलिए इसको बीटा विलोपन या निराकरण अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। R की जगह CH3 ले लेते हैं, CH, ये H हो गया और ये CH, ये Br हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारी KOH के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ इसको हीट कराया तो देखिए क्या हुआ, ये HBr अलग होगा लेकिन Br जो होगा K के साथ चला जाएगा, KBr बन जाएगा और H जो होगा OH के साथ चला जाएगा और वाटर बन जाएगा H2O। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या आएगा, CH3, ये CH हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड CH2 मीन्स प्रोपीन बन जाएगा। अब इसी में एक हमने एग्जाम्पल जो अबलक्स पढ़ाया था तो वहाँ पर बताया था, मान लिया हमारे पास CH3, CH2, CH, ये Br हो गया और फिर ये CH3। ठीक है, 2 नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम, KOH अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इसकी 2 कंडीशन बनेंगी। सेंडजेफ रूल, अकॉर्डिंग टू सेंडजेफ रूल ने बताया हुआ था वहाँ पर कि वो एल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़े एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है। जैसे यहाँ पर Br निकलेगा KBr के फॉर्म में, KBr के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जब Br निकलने के बाद H निकलेगा तो H अगर फर्स्ट कार्बन से निकलेगा तो देखिए प्रोडक्ट बनेगा CH3, CH2, फिर ये CH और डबल बॉन्ड CH2। दूसरा, इस दूसरे दोनों तरफ अल्फा है, सॉरी ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। इस बीटा से निकलेगा बीच वाले बीटा से तो CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मेजर प्रोडक्ट इसलिए बनेगा, वहाँ पर हमने बताया था कि सेंडजेफ रूल हमसे ये कहता है कि कार्बन कार्बन जो द्विबंध हैं उनसे जुड़े कार्बन कार्बन द्विबंध से अगर एल्किल समूह दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट होगा। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। वहाँ पर भी हमने इस प्रकार से कई एग्जाम्पल लेके समझाया था। ये हमारे पास बन गया ब्यूटीन 1 और ये ब्यूटीन 2 है, लेकिन ब्यूटीन 2 लेस स्टेबल और ब्यूटीन 1 लेस स्टेबल, ब्यूटीन 2 मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें दोनों कार्बन से एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये निराकरण अभिक्रिया हो गई। तीसरी हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल।
मेटल्स, ये मेटल, चलो देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन निगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। एल्किल समूह मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन होगी ईथर सॉल्यूशन में, तो ये बन जाएगा RMgX। RMgX जो होता है इसे बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में एक फुल वीडियो, कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, चाहे तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देख सकते हैं। रिएजेंट फुल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी पड़ा हुआ है। R की जगह पर हम ले लेते हैं C2H5, X जगह पर ले लेते हैं I प्लस मैग्नीशियम, ईथर सॉल्यूशन रिएक्शन होगी तो बन जाएगा C2H5MgI, मेथिल मैग्नीशियम एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये भी एक ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होगा और बहुत ही क्रियाशील यौगिक होते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जो है एल्केन से लेकर सभी प्रकार के अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक सभी प्रकार के यौगिक देते हैं। अब सबसे लास्ट रिएक्शन देखते हैं धातुओं साथ क्रिया में। एक तो हो गई मैग्नीशियम साथ, दूसरी जो है वुड्स क्रिया देखेंगे, इसका भी फुल वीडियो अलग से पड़ा हुआ है। वुड रिएक्शन का, वुड रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए वुड रिएक्शन में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड, सिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड है, मतलब दोनों तरफ इक्वल कार्बन एटम होना चाहिए। एल्किल हैलाइड की सोडियम मेटल से रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे एल्किल हैलाइड के, और ये रिएक्शन भी ईथर सॉल्यूशन में होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये 2NaX बन के अलग हो जाएगा, 2NaX बन के अलग हो जाएगा और R के साथ R जुड़ जाएगा, तो R के साथ R के जुड़ने का मतलब एल्केन का प्रिपरेशन हो जाएगा, ये एल्केन बन गया। अब R के जगह पर ले लिया हमने, मान लिया CH3Br प्लस 2Na और यहाँ पर BrCH3, सेम मॉलिक्यूल रहेगा, चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वुड्स क्रिया की ये लिमिटेशन है कि हम सिमेट्रिकल एल्कीन ही बना सकते हैं। तो यह NaBr निकलने के बाद CH3 जुड़ जाएगा, C2H6 बन जाएगा और ये 2NaBr। अगर वुड्स क्रिया को और विस्तार से समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के डिस्कशन व्यू में इसका भी फुल वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमने वुड्स अपक्रिया को काफ़ी विस्तार से विद मैकेनिज्म विद लिमिटेशंस समझाया हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स हो गई, वुड्स अपक्रिया हो गई, तो इसको नोट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो अभी हम लोगों ने हैलो एल्केन की अभिक्रियाएँ पढ़ी, उनको हम एक साथ इस प्रकार से समझ सकते हैं शार्ट तरीके से कि यदि एक्वस NaOH से रिएक्शन होगी तो अल्कोहल बन जाएगा, ROH आएगा। अगर हमारी NaOR- सोडियम एल्कोहल से रिएक्शन होगी तो ईथर बन जाएगा। NaX निकालने के बाद ROR- मीन्स ईथर बन जाएगा। NaI से रिएक्शन होगी फिंकलस्टीन एसीटोन के प्रेजेंस में तो NaX निकल जाएगा, RI बन जाएगा। अगर हमारे पास सिल्वर एल्कोक्साइड के साथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन रिएक्शन होगी तो AgX निकल जाएगा, RCOO, R मीन्स एस्टर बन जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन होगी तो इसका एक हाइड्रोजन HX साथ चला जाएगा, RNH2 बन जाएगा। इसे हम 1 डिग्री एमाइन के नाम से जानेंगे। अगर हमारे पास 1 डिग्री एमीन से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर भी एमीन का एक हाइड्रोजन निकल जाता, हमने बताया था अभी, ये 2 डिग्री एमीन बन जाएगा। यहाँ पर 2 डिग्री एमीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक R ये है और एक एल्किल समूह का R, दोनों R जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन से आएगा। अगर हम 2 डिग्री एमीन के साथ एल्किलाइड रिएक्शन कराएंगे तो 3 डिग्री एमीन का निर्माण होगा आके, और ये 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम करा देंगे आके, 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन कराएंगे एल्किलाइड के साथ, तो हमारे पास अमोनियम साल्ट बनेगा आके। क्या बनेगा? अमोनियम, ये साल्ट बन जाएगा आके। इसी प्रकार से अगर पोटेशियम साइनाइड साथ एल्कोहलिक रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल क्या बनेगा? एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल बन जाएगा आके। क्या बन जाएगा? एल्केन नाइट्राइल बनेगा। और इसका रीजन पूरा हमने समझाया था कि यहाँ पर एल्केन नाइट्राइल क्यों बनेगा। फिर अगर सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। अगर पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन होती है तो एल्किल नाइट्राइट बनता है। ये क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट। अभी पीछे रिएक्शन लिखी है इसी वीडियो में। अगर हम सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रो एल्केन बन जाता है। ठीक है, इसका रीजन भी हमने पीछे बताया हुआ है।
इसके बाद एल्कोहलिक के से रिएक्शन कराएंगे तो डिहाइड्रो हैलोजनेशन होगा, जिससे एल्किन प्राप्त होगी। अगर हम सोडियम मेटल से ईथर सॉल्यूशन कराएंगे तो एल्केन बनाएंगे, ये वुड्स क्रिया कहलाएगी। ये वाली वुड्स क्रिया होगी, ये वुड्स रिएक्शन होगी, और ये वाली डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन होगी। मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन कराएंगे इस सॉल्यूशन में तो गिग्नार रिएक्टेंट RMGX बन जाएगा। तो ये फुल शॉर्ट में जो है कौन सी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं हेलो एल्केन के एक साथ देखेंगे, स्टूडेंट को नोट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर कर दें अधिक से अधिक। थैंक यू।